नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विशेषकर उन परीक्षार्थियों के लिए रणनीति, तथ्य, अवधारणा को संप्रेषित करने का प्रयास किया जो भारत के काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। भारत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार या जो हिंदी भाषी राज्य हैं, क्योंकि यूपीएससी के साथ साथ दृष्टि आईएएस ने राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी कई प्रकार की योजनाओं को, ताकि विद्यार्थी उसका लाभ उठा सके, प्रारंभ किया है। इसी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, विशेष तौर पे ऑनलाइन योजनाएं, क्योंकि कोविड-19 के कारण से सभी कोई डिस्टर्ब चल रहा है। अर्थात ऑफलाइन क्लासेस नियमित तो अभी प्रारंभ हुई हैं दिल्ली में भी या प्रयागराज में भी या लखनऊ में भी पिछले दशहरा के आसपास से, परंतु उनमें भी कई प्रकार रुकावटें आ रही हैं। थर्ड वेव का सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन योजनाओं के माध्यम से इन चीज़ों को संप्रेषित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि ऐसा देखा गया कि कई बार विद्यार्थी बहुत दक्षता के साथ ही प्रतिबद्धता के साथ तैयारी कर रहे हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है, अर्थात रणनीति बनाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण से उन्हें एक ऐसी गाइडलाइंस प्रदान की जाए ताकि बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करें और अपने चयन को भी सुनिश्चित कर सकें। चयन से पहले जो प्रश्नों के आने की प्रक्रिया है, ट्रेंड है या प्रारूप है, प्रश्नों के स्रोत तक उनकी पहुंच हो, इसकी सुनिश्चितता भी करनी आवश्यक है। इसलिए भी टीम दृष्टि ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस चीज़ को संप्रेषित करने का या निरंतर कम्युनिकेट करने का प्रयास किया है। विषय के एक्सपर्ट्स आप तक उन चीज़ों को पहुंचाते हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के लिए आपके समक्ष हूँ। इसके लिए इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पीटी के प्रश्न हैं, 21 के, 20 के, 19 के, 18 के, वो आपको एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचाया जा चुका है। इसमें हमारा प्रयास ये होता है कि प्रश्नों का केवल उत्तर आप तक न दिया जाए, आपको न पहुंचाया जाए, बल्कि साथ में एक सारगर्भित विश्लेषण भी किया जाए, ताकि आपको यह भी समझ में आए कि ये प्रश्न किस सेक्शन से क्यों उठाया गया। साथ ही इसको बनाने का या इस प्रकार के अब प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों तक अपने पहुँच को कैसे सुनिश्चित किया जाए कम मेहनत में ही। तो इस अवधारणा को या इस पैटर्न को भी आप तक संप्रेषित किया जाए, पहुँचाया जाए। टीम दृष्टि का यह प्रयास है। इसके लिए यूट्यूब चैनल को माध्यम बनाया गया है। दृष्टि के वेबसाइट को आप स्रोत के यानी मैटर के स्रोत के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। कई विद्यार्थी इस प्रकार से भी परेशान रहते हैं, जैसे आज ही कुछ कॉल आया था कि सर आखिर कौन सा अखबार पढ़ा जाए। तो दृष्टि आईएएस ने अपने वेबसाइट पे अखबार या जो अच्छे मैगजीन्स हैं उनका जो बेहतर आर्टिकल है, जो करेंट है, अप्लाइड है, उसको अपने वेबसाइट पे बेहतर ट्रांसलेशन के साथ, जो सरलतम भाषा में होता है, जो आपकी समझ में आ सकता है, वहाँ पे वो डाल देते हैं। आप उसको लेकर देखिए। तो वैसे करंट मैगजीन भी आता है, परंतु वेबसाइट काफ़ी उपयोगी हो सकता है, खासकर पीसीएस या यूपीएससी के लिए आपके तैयारी में। तो वे विद्यार्थी जो किसी कारण से क्लास नहीं कर पाए दृष्टि आईएएस के केंद्रों पर आकर, ऑफलाइन क्लासेस, या कोविड-19 की वजह से वो घर पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वैसे चली हैं, परंतु किसी कारण से वो क्लास तत्काल अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो वो भी सीखें कि रणनीति कैसे बनाई जा सकती है, प्रश्नों के ट्रेंड और पैटर्न के अनुरूप उन तक पहुंच को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ताकि अंतिम रूप से आपका चयन भी सुनिश्चित हो सके। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो प्रारंभिक परीक्षा 2017 का हुआ था उसको विश्लेषित करेंगे। इसको 3 खंडों में भूगोल तथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों को देखेंगे। 3 खंडों में, अर्थात 3 वीडियोज़ मिलेंगे आपको 2017 के प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आज का वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं वो पार्ट ए है। चलते हैं प्रश्नों की ओर और एक सारगर्भित मूल्यांकन या विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि प्रश्न कहाँ से, क्यों, किस प्रकार से आया है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। 2017 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा वीडियो पार्ट ए या पार्ट 1। ओके, देखो जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालकाय हिमनद है। आप यदि एनसीईआरटी का अध्ययन भी करते हैं तो एनसीईआरटी से भी ये प्रश्न बन जाएगा। जैसे स्पष्ट तौर पे लिखा मिलता है, चूँकि वैसे तो कयास ही लगाया जाता है, या कई लोग कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, जल के लिए होगा। वैसे विश्व युद्ध कभी भी संसाधनों के लिए नहीं हुआ है, उसके दुरुपयोग या उपयोग के लिए हुआ है। संसाधन तो मैनिपुलेट करके भी बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ दुरुपयोग की प्रक्रिया में, मतलब हम उसके संसाधन को कैसे प्रयोग करें, इस मंशा से ही युद्ध हमेशा हुआ है। अन्यथा जब भी इस मंशा अर्थात नीड के कारण युद्ध नहीं होता है, ग्रीड के कारण युद्ध होता है। इस बात को हमें समझ के चलना होगा। तो खैर कयास है अपना अपना।
जल संसाधन को देखें तो ध्रुवीय प्रदेश के बाहर जो विश्व के सबसे बड़े बड़े हिमनद हैं वो हिमालय और ट्रांस हिमालय प्रदेश में ही हैं। हिमालय अर्थात मूल रूप से उसकी अवधारणा महान हिमालय से है। हिमालय का शाब्दिक अर्थ अगर हम संधि विच्छेद करके लेंगे तो हिम का मतलब आइस अर्थात जो बर्फ है, और आलय का मतलब होता है घर, घर हाउस, अर्थात बर्फ का घर का मतलब हुआ हिमालय। लेकिन हिमालय जो महान हिमालय है विश्व की सर्वोच्च श्रृंखला है, अर्थात सबसे ऊंची चोटियाँ इसी पर पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी भी है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं यानी हिमानियाँ हैं वो महान हिमालय पे नहीं है, काराकोरम हिमालय पे है। विश्व मतलब भारत का, चूँकि वो ऑक्युपाइड कश्मीर में अधिकांश हिस्सा उसका पड़ता है, बट ऑक्युपाइड कश्मीर है वो अभिन्न हिस्सा भारत का ही है। और निवर्तमान मंत्रिमंडल जिस प्रकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल है, हो सकता है वो दिन दूर नहीं जो हमारे भाग में ही होगा। फिर इतिहास में कहा जाएगा कभी पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया था परंतु भारत ने उसे ले लिया। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद बलतोरो आदि है, वो सारा का सारा ट्रांस हिमालय पर ही है, अर्थात काराकोरम पर है। ट्रांस हिमालय में लद्दाख और जास्कर पर कोई बड़े हिमानियाँ नहीं हैं, बड़ी बड़ी हिमानियाँ, लेकिन कैलाश पे फिर पाया जाता है। कैलाश भी बड़े बड़े हिमानियों का घर है जिससे बड़ी बड़ी नदियाँ निकली हैं। लेकिन फिलहाल हम काराकोरम को देखें तो भारत के सबसे 5 बड़े ग्लेशियर्स या हिमानियाँ काराकोरम पर ही हैं, और भारत की सबसे लंबी हिमानी है सियाचिन ग्लेशियर जिसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है। शीत ऋतु में इसका आकार बढ़ जाता है जो लगभग 90 से 106 किलोमीटर तक बढ़ जाता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में यह सिमट करके आ जाता है 70 से 60 तक, इसलिए औसत कहा जाता है 75 किलोमीटर लंबाई है सियाचिन ग्लेशियर की। तो ओवरऑल ये प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सियाचिन। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे जेमू और सैसानी ये सब 12 से 15 किलोमीटर लंबे ही हैं। थोड़ा सा गंगोत्री ग्लेशियर लंबा है, चूँकि गंगोत्री ग्लेशियर के प्रति हमारा एक भावुक लगाव भी है। भावुक लगाव का कारण यह है कि पूरे मध्यवर्ती मैदान को सबसे प्रभावित प्रकार से सिंचित करने वाली नदी गंगा ही है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पवित्रतम नदी है। इसके अलावा जो सभ्यता और संस्कृतियों का आधार है वो गंगा ही रही है। तो ओवरऑल भावुकता से लें या धार्मिक महत्व से न भी लें, तब भी जो उत्तर भारत के प्रमुख नगर हैं इसके तट पर हैं, नियोजित हों या जैसे भी हो, उत्तर प्रदेश के लिए तो जीवन रेखा ही पूरी तरीके से है। तो गंगोत्री ग्लेशियर की अगर लंबाई को भी लेंगे तो ये लगभग 40 से 42 किलोमीटर ही मात्र लंबा है गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन अगर सियाचिन ग्लेशियर को लें तो औसतन ये 75 किलोमीटर लंबा है, अर्थात दोगुना तो नहीं कहेंगे लेकिन दोगुना से थोड़ा ही कम है। इसे सबसे लंबा और विशालतम ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। अब इसके साथ साथ ये बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप किसी तथ्य को पढ़ते हैं तो उसके अन्य संबंधित तथ्यों को उससे जोड़ना सीखिए। जैसे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सैनिक अड्डा है सियाचिन ही है, वो भारत का ही है। तो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सैनिक अड्डा है। मैं शोध केंद्र की बात नहीं कर रहा, सैनिक अड्डे की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अन्य जो शोध केंद्र हैं कुछ वहाँ पे, जैसे हिमालयी ग्लेशियर्स के पिघलने का जो दर है, भारत में उसके 3 शोध केंद्र हैं। एक उत्तराखंड में है, दूसरा यहीं सियाचिन ग्लेशियर के पास बनाया गया है, हालांकि अभी वो कार्यरत नहीं है सियाचिन वाला, चूँकि वहाँ पे शीत ऋतु का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो शोध की प्रक्रिया थोड़ी कठिन भी होती है। उत्तराखंड में जो स्थापित किया गया है वो पूरी तरह से कार्यरत है, और एक स्थापित किया गया है असम हिमालय में, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों पर। तो इस प्रकार के शोध केंद्र हो गए या और भी जो उससे संबंधित सूचनाएं हो गई, कंसेप्ट हो गए, ये भारत के लिए किस प्रकार से लाभकारी है। भाई जब जल को लेकर के समस्याएं आएंगी और ध्रुवीय प्रदेश के बाहर जब विश्व के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स इसी क्षेत्र में हैं, तो भारत को जल की क्या कमी होने वाली है? शायद नहीं। अब बेहतर हमें प्रबंधन करना है। पहला प्रबंधन करना है कि जो ऑक्युपाइड है उसको फिर से हमें ऑक्युपाई कर लेना है, हमारा है हम ले लेंगे, है ना। तो एनीवे फिलहाल इसका उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। तो थोड़ा सा पैनी निगाह आप उन पे भी रखिए। ये डेटा के तौर पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तस्वीर भी दिया हुआ है कि सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है ना। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं है पे हमें ध्यान देना है, अर्थात जो वहाँ पर नहीं हो। शिवकिला महान हिमालय में है जो हिमाचल प्रदेश में ही है। बेसिकली ला का मतलब दर्रा ही होता है। ये तिब्बती भाषा का ला है जो वहाँ पे जुड़ गया है। जैसे आप देखेंगे बनर्जी, चटर्जी, तो नाम के आगे बनर था तो जी लगा दिए, बनर्जी हो गया, चटर्जी हो गया। डेरोगेटरी नहीं है और न ही मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ,
सभी लोग भारतीय हैं, मिलजुल कर रहते हैं, विविधता ही हमारा मतलब एकता में अनेकता पाया जाता है। तो एक नाम में ही जी आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे ला का मतलब ही होता है दर्रा, लेकिन सिप किला दर्रा, ठीक है। तो ओवरऑल सिप किला, बोमडीला, नाथुला, जोजिला, ला मीन्स दर्रा, जोजी, ठीक है। तो शिवकिला महान हिमालय में हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये पक्का है। बोमडीला नहीं है, ये बोमडीला है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी मैच्ड है। अब बोमडीला तक तो ये मैच्ड है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे नाथुला, ये कई बार पूछा गया है, जैसे झेलपला, नाथुला। तो ये नाथुला जो है ना, ये मेघालय में नहीं, देखिए मेघालय में वैसे भी महान हिमालय है नहीं, तो कोई इस प्रकार के दर्रे की नीड या आवश्यकता भी नहीं है ना। और नाथुला महान हिमालय का ही है। तो कहाँ पर है ये? तो ये है सिक्किम में। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार जो बुद्धिस्ट यात्री या दलाई लामा वगैरह भारत आते हैं तो वो प्रायः इसी नाथुला दर्रे का या झेलपला दर्रे का प्रयोग करते हैं। तो जिस दर्रे से होकर वो आते हैं वो मार्ग बड़ा पवित्र भी माना जाता है। भाई बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ अभी तिब्बत में ही पाया जा रहा है, जो अभी भी अपने मूल धार्मिक अवस्था में ही है। बाकी कई जगह तो उसका कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है। एनीवे, बट सिक्किम में है, तो ये मैच नहीं है। जोजिला जैन कश्मीर में है। तो ये सारा का सारा तीनों मैच था। नाथुला सिक्किम में है, ना कि मेघालय में। और थोड़ा भी अगर आप सेंस रखते, जैसे असम होता तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते थे, वैसे असम में भी नहीं है, चूंकि हिमालयी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में और बीच में भूटान आ जाता है। तो असम राज्य में महान हिमालय नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। परंतु मेघालय आ गया, यहाँ पर तमिलनाडु आ जाता, या इसी प्रकार का कोई राज्य, तो आप इजिली उसका उत्तर निकाल सकते थे, है ना। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है नाथुला, और नाथुला दर्रा लोकेटेड है, सिचुएटेड है सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर मैं रिपीट करूं, यदि केवल एटलस पे आप मानचित्र भी देखते हो ना, तब भी आपको अंदाजा लग जाएगा, अनुमान लग जाएगा। जो पठार या जो नदियां नहीं हैं, अब मान के चलिए कि वो गौण है और प्रमुख नहीं है, तो कोलोराडो का पठार और कोलंबिया का पठार तो आपको दिखता है। पहले मैं मैप पे लोकेटेड कर दूं। जैसे अगर मान लीजिए ये यूएसए का मैप है, ये अलास्का प्रांत हो गया, ये कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है। इस यूएसए के मानचित्र पे सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहां पर है कोलोराडो, कोलोराडो का पठार। ये जो ब्लू से मैंने बनाया, ये है कोलोराडो का पठार। और आप ध्यान रखिएगा, लगभग 3,36,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका ऑलमोस्ट एरिया है। और कोलोराडो के पठार विश्व के बड़े पठारों में से एक है। यहीं पर कोलोराडो नदी का प्रवाह होता है ना। ग्रैंड कैनियन है यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरा प्रमुख पठार जिसका नाम आपने सुना ही होगा, उसका नाम है कोलंबिया। यहाँ पर है कोलंबिया का पठार, ये भी काफ़ी बड़ा पठार है। कोलंबिया लगभग 2,56,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और यूएसए के यही दो प्रमुख पठार हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि पूछा गया है, मैं फिर रिपीट करता हूं कि पूछे जाने के बाद उत्तर निकाल देना आसान होता है, लेकिन मैंने एक ट्रिक आपको बताया, ये कोस्टल रेंज और रॉकी रेंज के बीच में है, कि यदि कोई मैप एटलस पे कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो गौण है, वो छोटा भी है। अब इन दोनों को ढूंढें तो जो कोकनिको है वो यहाँ पर है, और एक्वेरियस है वो यहाँ पर है। एक्वेरियस का पठार और कोकोनिको का पठार। लेकिन इन दोनों का जो आकार है ना, वो 4 से 5,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। अर्थात यहाँ पे आप आराम से कोलोराडो का पठार, जो कोलंबिया का पठार कोलोराडो का पठार का लगभग 2/3 ही आता है, ठीक है। और ओवरऑल कोलोराडो का पठार ही सबसे बड़ा पठार। अगर कनाडा का पठार इसमें शामिल होता, कनाडिया शील्ड, तो और भी बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कोलोराडो का पठार, अर्थात उत्तर सी, कोलोराडो का पठार।
ठीक है, अब ये ट्रिक आप जान लीजिए कि अगर एटलस पे, और वैसे भी खाली समय में, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तो अनिवार्य है, खाली समय में विश्व के मानचित्र को भौतिक और जो राजनीतिक होता है, अर्थात कौन सा कोई सिटी है तो कहाँ पर है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की कैपिटल है, राजधानी है, वो पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क के दक्षिण में है, लेकिन एक वाशिंगटन पश्चिमी तट पर भी है, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। और क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर वाशिंगटन तो दिख रहा है पश्चिमी तट पर, तो मैंने बताया वो वाशिंगटन है, लेकिन राजधानी वाशिंगटन नहीं, वाशिंगटन डीसी है जो पूर्वी तट पर है, न्यूयॉर्क के पास। आप देखिए, तो इतने छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जैसे प्रमुख सिटीज़ हैं, शिकागो कहाँ है, फिलाडेल्फिया कहाँ पर है, पिट्सबर्ग कहाँ पर है, ऐसे, या फिर यूरोप में देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं देखना होता है, लेकिन इसी के माध्यम से आप विश्व को जान जाते हैं, विश्व से भारत की और भारत से उत्तर प्रदेश की तुलना कर सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा प्लस आपका जो ज्ञान है, सूचना नहीं ज्ञान, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसका प्रयोग आप आम जीवन में भी करते हैं। तो यही तरीका है जिसको मैं आप तक संप्रेषित कर रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ। चलते अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात जरूर यहाँ बताना चाहूँगा। कई बार जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्रश्न, जो कि अब एप्टीट्यूड का महत्व यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एप्टीट्यूड या एटीट्यूड कहिए, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति। जैसे आपसे एक प्रश्न किया जाए कि दशरथ का कौन सबसे बड़ा पुत्र है, और ऑप्शन में राम न रहे, 3 ही ऑप्शन हो, और ऑप्शन में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हो, राम नहीं है, तो प्रश्न गलत नहीं हो जाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हालांकि आयोग ने इसके उत्तर को वेबसाइट से हटा दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो उपलब्ध ऑप्शन है आप उसी में से बड़ा चुनेंगे ना। जैसे मैं कहूं, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? केवल भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो आंसर हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि इन चारों में सबसे लंबी हो गई। हाँ, अगर ये कहें भारत की कौन सी है और इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन रहे, तब ओबियसली गोदावरी नहीं होगी, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब हुआ इनसे बड़ी नदियां भी कोई ना कोई है। तो प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है उसके अनुरूप। तो यहाँ पे देखो दिया क्या गया है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, और इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, तो इनमें सबसे जो गहरा होगा वही आपको चुनना होगा। एटीट्यूड तो ही कहता है। हालांकि वेबसाइट पे यूपीपीसीएस ने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखिए, सबसे गहराई वाला जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम या पट्टिनम भी बोलते हैं इसको। ये आंध्र प्रदेश में है। विभाजन जब तेलंगाना से हो गया तब भी आंध्र प्रदेश में ही है। विशाखापट्टनम में एक जगह है डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज, वो डॉल्फिन के नाक की तरह है। नोज डॉल्फिन के नाक की तरह देखने में लगता है। वही विशाखापट्टनम पोर्ट का सबसे गहनतम भाग है, डॉल्फिन नोज। अब ये ध्यान रखिए कि भारत के प्रायः गहरे बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं, पूर्वी तट पर प्रायः छिछले बंदरगाह हैं, यानी कम गहरे बंदरगाह हैं। चूँकि भारतीय प्लेट पूर्व की ओर झुका हुआ है और पश्चिम की ओर उठा हुआ है, अर्थात उत्थित और निमज्जित मैदान का अवधारणा भी इसी से संबंधित है। ये सब डिटेल में आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए पश्चिमी तट पर बंदरगाह प्रायः गहरे हैं और पूर्वी तट पर बंदरगाह प्रायः छिछले पाए जाते हैं। लेकिन चूंकि मध्यवर्ती जो कृष्णा गोदावरी का मुहाना वाला क्षेत्र था, वहाँ की भूमि निमज्जन की इस प्रक्रिया में चटक कर टूट कर सीधे ऊपर उठी, इसलिए सबसे गहरा बंदरगाह पूर्वी तट पर ही है, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह का जो भाग है डॉल्फिन नोज, वो गहनतम है। लेकिन अब मुद्दा है इसमें नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो सबसे गहरा विशाखापट्टनम, सबसे गहरा विशाखापट्टनम। दूसरा गहरा चेन्नई, तो इसमें चेन्नई भी ऑप्शन में नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें चेन्नई भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए तो मर्मागांव एंड कोचीन, कांदला को हटा देते हैं, तो मर्मागांव और कोचीन, यानी कोचीन इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए कोचीन, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज नहीं है। जैसे
मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बताया था कि भारत की सबसे लंबी, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, और न दिल्ली ऑप्शन में हो, न मुंबई हो, न चेन्नई हो, न कोलकाता हो, न बेंगलुरु हो, ऑप्शन हो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लेकिन अगर नन ऑफ दीज होता उसमें, तो आपको पता है कि भाई लखनऊ से बड़ा सिटी भी भारत में है, तो आप फेवर करते हैं नन ऑफ दीज को। लेकिन जब नन ऑफ दीज का ऑप्शन ही नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, उसी में जो सबसे बड़ा है उसको चुनना है। इसके अनुसार सबसे बड़ा या गहरा बंदरगाह है कोचीन का बंदरगाह, इसके बाद आएगा मरमागांव, फिर आएगा कांडला, एंड देन आएगा पारादीप उड़ीसा का। ठीक है, हालांकि आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया, तो थोड़ा ऐसे भी आप एटीट्यूड डेवलप करके चलिए। इसलिए मैं कहता हूं केवल नंबर 1 को नहीं, नंबर 2, नंबर 3 तक को याद कीजिए, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन सा भारत का 90%, हालांकि ये 85 होना चाहिए बट 85-90 ऑलमोस्ट सेम ही है, कोयला प्रदान करता है। तो देखो, विंध्यन क्रम बिल्कुल नहीं, धारावार क्रम बिल्कुल नहीं, टर्सरी क्रम ये तो नामुमकिन ही है, गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम में जो कार्बोनिफेरस, कार्बन से बना है, कार्बोनिफेरस, जो कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानें हैं, क्रम की चट्टानें, उसी से लगभग 85% कोयला भारत का बना है। ये बिटुमिनस कोयला है, बिटुमिनस कोयला भारत का 85% कोयला इसी समय बनकर तैयार हुआ। और इसके पहले जो बना वो था एंथ्रेसाइट, जो JNK में पाया जाता है, और इसके जो बाद बना उसको कहते हैं पीट या लिग्नाइट। पीट एवं लिग्नाइट कर देते हैं, चूंकि दोनों 2 प्रकार है, पीट एवं लिग्नाइट। तो ये जो 85% या 90% जो कोयला है, ये कोयला गोंडवाना क्रम के जो परतदार शैल हैं, कायांतरित शैल हैं, उन्हीं से बना है कोयला। और ये बिटुमिनस कोयला है जो मध्यवर्ती पूर्वी भारत में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा संकेंद्रण दामोदर घाटी की क्षेत्र में, भ्रंशीय क्षेत्र में। अब दामोदर घाटी क्षेत्र का मतलब वो घाटी नहीं हुआ, पूरा झरिया से लेकर के बोकारो, धनबाद, सब वही दामोदर घाटी का एरिया है। जो उसकी सहायिका आदि हैं, जैसे बराकर दामोदर की सहायिका है, जो धनबाद, उसी से मतलब धनबाद कोलफील्ड उसी के अंचल में पड़ता है। उसी पे जो मैथन डैम है बराकर नदी पे, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में, मतलब डैम एग्जैक्टली पड़ता है वेस्ट बंगाल, जस्ट वेस्ट बंगाल में। कहते हैं सड़क जो है वो धनबाद झारखंड में है, और जो डैम का पानी निकालने वाला अथॉरिटी है वो वेस्ट बंगाल में है, और वो नदी है बराकर, यहाँ मैथन डैम है। एनीवे, तो थोड़ा इसको इस प्रक्रिया से समझिए। इसके अलावा महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा नहीं, महानदी घाटी। तो महानदी में आप देखेंगे तो बस्तर का पठार से लेकर के, और जो छोटानागपुर के पठार से ब्राह्मणी नदी आती है उड़ीसा होती हुई, तो वो ब्राह्मणी और साथ में महानदी, ये दामोदर से मिल करके भारत के 80% बिटुमिनस कोयले के संकेंद्रण को रखती है। इसी संबंधित हो जाती है फिर मध्य भारत की सोन नदी, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से कंसर्न है ना। एनीवे, तो यही है गोंडवाना क्रम का कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानें। ये NCERT में भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ करके यहाँ से तैयार कर सकते हैं। देखिए, तृतीय क्रम जो है टर्सरी क्रम, ये पेट्रोलियम के लिए फेमस रहा है, प्राकृतिक गैस के लिए फेमस रहा है, पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस। जो धारावार क्रम है, ये धात्विक एवं अधात्विक, धात्विक एवं अधात्विक, यानी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और जो विंध्यन है, ये कायांतरित चट्टानें, अर्थात हीरा भी इसमें पाया जाता है, कायांतरित चट्टानें जैसे हीरा, पन्ना, एवं संगमरमर, लाइमस्टोन से मार्बल बन गया संगमरमर, इसके अलावा चूना पत्थर, इनके लिए ये प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना क्रम हो जाएगा कोयले के लिए, और ये बहुत इजी है। इस प्रकार से एक बार आप तैयार कर लेते हैं
तो प्रत्येक परीक्षा में एक आध प्रश्न तो गिफ्ट के तौर पे मिल ही जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? देखो, इसमें जो प्रश्न को आप ध्यान से देखोगे, कौन कच्चे माल के समीप नहीं है, तो जमशेदपुर, राउरकेला में तो खैर यहाँ पे जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये लोहा के क्षेत्र में ही है। जमशेदपुर लोहा और कोयला दोनों के अंतर्गत है, लोहा प्लस कोयला। ये दुर्गापुर जो है मेनली कोयला वाले क्षेत्र में है, और सलेम जो है ना कोयला है, कोयला भी नहीं, लोहा भी नहीं। लेकिन प्रश्न है कि लोहा इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल के क्षेत्र समीप है। ठीक है, जैसे जमशेदपुर आप देखेंगे तो वीरमित्रपुर, गुरु महसानी, वीरमित्रपुर और गुरु महसानी से लोहे की आपूर्ति होती है जमशेदपुर को। साथ ही रामगढ़ जो हजारीबाग के पास है, या धनबाद और झरिया से कोयले की आपूर्ति है। एनसीईआरटी में इसकी तस्वीर भी दी हुई है, आप उसको देखिए। राउरकेला जो इस्पात फैक्ट्री है, हालांकि राउरकेला जो है आजकल कोयले को, मतलब राउरकेला नहीं, उड़ीसा आजकल कोयले के उत्पादन में भी काफ़ी उच्च स्थान पे आ गया है। लेकिन राउरकेला इस्पात जो फैक्ट्री है, अर्थात जो सुंदरगढ़ जिला है उड़ीसा का, वो पूरा का पूरा सुंदरगढ़ और राउरकेला बेहतर गुणवत्ता वाले इस्पात, मतलब इस्पात नहीं, इस्पात तो बनाया जाता है, आयरन ओर अर्थात कच्चा लोहा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लोहा के क्षेत्र में है। लेकिन दुर्गापुर जो है, जैसे हीरापुर, बरपुर, कुल्टी और दुर्गापुर, जो रानीगंज कोयला का क्षेत्र है, इसके अलावा झरिया जो कोयले का क्षेत्र है, उसके अंचल में पड़ता है दुर्गापुर। तो यहाँ पर लोहा कहाँ से जाएगा? तो बोकारो और जमशेदपुर को लोहा जाता है वीरमित्रपुर से। उसी वीरमित्रपुर से लोहा इस दुर्गापुर को भी जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या है? कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है। लेकिन दुर्गापुर भारत का सबसे बड़ा कोयले का जो खान है वो है रानीगंज, इसी दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अंचल में है। जो एक मूवी बनी है ना, वो कोयला, अभी हाल में बनी थी, अर्जुन कपूर और वेस्ट बंगाल के उसी माफिया वार पे दिखाया गया है। कोयला या कोई जो भी मूवी थी, वो वेस्ट बंगाल के उसी रानीगंज कोल फील्ड जो है उसी के अंतर्गत वो फिल्माया गया है। तो सलेम जो है ना, यहाँ पर जो लोहा है ये कर्नाटक से आता है, यानी लोहा जो है ये लोहा कर्नाटक से आएगा, और जो कोयला है ये भी कर्नाटक और सीमित रूप से तेलंगाना, सीमित रूप से। इसलिए सलेम, हाँ सलेम जाना किस लिए जाता है ये जरूर जानना चाहिए। जो इस्पात की चादरें बनती हैं जिससे स्टील की थाली बनती है, थाली या फिर कटोरा या ग्लास, वो गैल्वनाइज जो स्टील होता है ना, वो सलेम में ज़्यादा तैयार होता है। अर्थात बाकी स्टील जैसे रेल की पटरी हो, लोहे का चेसिस हो, और प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो स्टील बहुत जगह बनाए जाते हैं भारत में, परंतु जिससे बर्तन बनाया जाता है स्टील, जिसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील, वो स्टेनलेस स्टील सलेम कारखाने में, या जो गोवा की डॉल्बी कारखाना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। थोड़ा सा भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सलेम इसका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। और एनसीईआरटी में ये सूचनाएं हैं, तो थोड़ा वहाँ से भी इसको कोरिलेट कर लीजिए, है ना। उत्तर हो जाएगा सलेम। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। देखिए, जो 7वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, देखिए कर्क रेखा को ले भारत के मानचित्र पर, तो भारत का मानचित्र तो वैसे यहाँ पे ऐसे बनेगा। अब देखिए कर्क रेखा यहीं से चलेगी, तो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, गुजरात। इसके पश्चात हो जाएगा राजस्थान, चूंकि थोड़ा सा राजस्थान को ही ये टच करती है रेखा। इसके बाद ये प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में। भोपाल, गुजरात की राजधानी, गांधीनगर, अहमदाबाद जो प्रमुख नगर है, मैनचेस्टर भारत का जो कहा जाता है, वो इसी के पास है, कर्क रेखा के पास। मध्य प्रदेश का भोपाल इसी के पास है। भोपाल के बाद आइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
से होके गुजरती है। और झारखंड की राजधानी जो है रांची, ये तो बिल्कुल कर्क रेखा पर ही है। कितने हुए? 1 2 3 4 5। इसके बाद है वेस्ट बंगाल, ये हो गया 6। और साथ ही साथ आप दक्षिण पूर्वी राज्यों में जाएंगे तो एक हो जाएगा त्रिपुरा और दूसरा हो जाएगा मिजोरम। अर्थात त्रिपुरा और मिजोरम को जोड़ दिया जाए तो ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, ये तो फिर भी भारत का है। विषुवत रेखा विश्व के किन किन राष्ट्रों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा विश्व के किन किन राष्ट्रों से गुजरती है, मकर रेखा विश्व के किन किन राष्ट्रों से गुजरती है। मकर रेखा वैसे बहुत कम ही राष्ट्र आते हैं, परंतु ये जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है या मकर रेखा पर कौन कौन से प्रमुख सिटीज़ हैं, वैसे कर्क रेखा पर और विषुवत रेखा पर। चूँकि ये प्रश्न रेडीमेड आपको गिफ्ट के तौर पर मिलेगा और बस एक बार आपको मेहनत करना होता है, उसके बाद तैयार हो जाता है। यही आपसे मैं पूछूं कि कर्क रेखा पर एग्जैक्टली अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन सा भारत का नगर अवस्थित है, तो उसका नाम है रांची। यानी बाकी आसपास हैं, परंतु झारखंड की राजधानी जो रांची है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर है। आप एटलस का भी देखिए, तो थोड़ा ऐसा मैप वर्क भी आपको करके तैयार करना चाहिए। ऑलमोस्ट प्रत्येक वर्ष कुछ मतलब मैप बेस्ड क्वेश्चन लेंगे तो कम से कम 8 से 10 विश्व के भूगोल से, भारत के भूगोल से और साथ में उत्तर प्रदेश के भूगोल से जोड़ ले तो कम से कम 8 से 10 प्रश्नों से जुड़े होते हैं। ऐसे ग्लेशियर आदि सबको मैं मैप वर्क से ही शामिल करके चल रहा हूँ, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस का परीक्षा देने आए हैं और उत्तर प्रदेश से ही नहीं गुजरेगी, तो क्या आप खींच के लाएं उसको? उत्तर प्रदेश से ही नहीं गुजरती, बाकी ये गुजरात से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से गुजरती है। अर्थात उत्तर हो जाएगा ए। अर्थात 1 2 4 सही है, उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरती, तो उत्तर हो गया ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। पहाड़ी जातियों को लिखा जाए या न लिखा जाए, पहाड़ियों का ही एक क्रम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक नॉर्थ ईस्ट का मैप बना दे रहा हूँ। ये सिक्किम है, ये भूटान हो गया, उसके अलावा यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ये बांग्लादेश का चिकन नेक हो गया। चिकन नेक वैसे भारत का है। अब इस नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ियों का क्रम है, ये देखो यहाँ पे मेघालय राज्य है, ये गारो है, ये खासी है, ये जयंतिया है, ये मिकिर है, यहाँ पटकोई बूम है और यहाँ पर नागा हिल है। तो गारो, खासी, जयंतिया और ये है नागा। नागा हिल पर ही पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है सरामती। और कह रहा है निम्नलिखित जातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो सिंपल है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तो क्रम से ही है और साथ में नागा। तो उत्तर कौन सा होगा? गारो, खासी, जयंतिया और नागा। आंसर हो गया सी। इस प्रश्न को भी मैं इजी मानता हूं, अर्थात जो विद्यार्थी थोड़ा भी एटलस या एनसीईआरटी का भी अध्ययन किए होंगे उनसे अवश्य बन जाएगा। इजी इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर आप पीसीएस अर्थात अधिकारी बनने जा रहे हैं तो एक लेवल तो आपके ज्ञान का, जानकारी का होना ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश पीसीएस जब से नए ट्रेंड पे परीक्षा को आयोजित करवा रहे हैं लोग, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर भी पीटी का और मुख्य परीक्षा का प्रश्न आ रहा है, तो थोड़ा आप उसको लेवल से मैच भी कराइए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न देखते हैं क्या है। जो 9th प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? इडुक्की तापीय शक्ति गृह, शबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कॉमन चीज आप छांटिए तो ये तीनों के तीनों नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। नदी घाटी परियोजनाएं, ये कॉमन सेंस से भी बन जाएगा। ये तीनों नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। मतलब इसको ऐसे कर देता हूं मैं, ये तीनों ही, ठीक है। लेकिन यहां पे कह रहा है ताप शक्ति गृह और दूसरा इदुक्की तो बहुत फेमस है।
इदुक्की जो है ये पंपा नदी पर है और केरला की सेकेंड लार्जेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ये पंपा नदी पर है और केरल की सेकेंड यानी दूसरी सबसे बड़ी है, ये बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ऐसे भी इदुक्की नदी ही है, इदुक्की परियोजना वैसे है, पंपा नदी पर है ये, परंतु जब मैच अनमैच की बात हो ना तो जल विद्युत परियोजना हो, सिंचाई परियोजना हो या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो, ये तीनों नदी घाटी परियोजनाओं से हैं, तो ताप विद्युत का यहाँ पे मतलब नहीं बनता था। और वैसे भी केरल में कोयला पाया नहीं जाता, तो ताप विद्युत के निर्माण की समस्याएं वहाँ पे हमेशा रहेंगी, है ना। तो इदुक्की यहाँ पे अनमैच्ड हो जा रहा है और इदुक्की यदि ताप विद्युत से रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता, मतलब फिर मैच हो जाता। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 अर्थात ए। सुमेलित है, 2, 3, 4 सुमेलित है, इदुक्की सुमेलित नहीं है। ठीक है, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना सुमेलित है, घाट प्रभा सुमेलित है, रामगंगा भी सुमेलित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दूध सागर, देखो दूध सागर है मांडवी नदी पर, यह बहुत बड़ा जलप्रपात है। मांडवी पश्चिमी घाट के मिलने के पहले मांडवी और जो जुआरी नदियां हैं, तो मांडवी नदी पे 3 जलप्रपात है। इसमें जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसको बोलते हैं दूध सागर, इसलिए क्योंकि जब जल ऊपर से गिरता है तो वाइट दिखता है, तो लगता है ऐसे दूध गिर रहा है, दूर से देखने पर लगता है दूध गिर रहा है, तो उसका नाम ही पड़ गया है दूध सागर। याद से नहीं है, परंपरागत नाम है दूध सागर जलप्रपात। जो डुडुमा है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मुचकुंड नदी पर है, मुचकुंड परियोजना भी है वहाँ पे, डुडुमा जलप्रपात। और डुडुमा काफ़ी फेमस है, ये कई बार पूछा भी गया है। ये उड़ीसा, जैसे जो मुचकुंड है मांडवी है गोवा में, ये उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, मेनली उड़ीसा में मुचकुंड परियोजना बहुत फेमस है ना। जो गोकाक है वो घाटप्रभा नदी, ये कर्नाटक पर है। और जो जोग है शरामती, यह भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, गोकाक वैसली जो सहायिका है कृष्णा नदी की, उसी पर है ये जलप्रपात। और जोग भी शरावती कर्नाटक पर ही है। तो इसका ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। ये भी प्रश्न टफ नहीं है, अब आपको मैं बताता हूं कैसे। जोग और शरामती, डी का 3, तो डी के 3 में 3 ऑप्शंस हैं, ए का 2 या बी का 4। देखो डुडुमा तो मुचकुंड फेमस है, यदि आपको हल्का भी याद हो तो। दूध सागर भी मांडवी, ये पूछा भी गया है। और वैसे जो डुडुमा है मुचकुंड, ये फेमस है, तो बी का 2, इसके अनुसार फिर ऑप्शन बनता है ए। यदि आप 2 भी इनमें जानते हो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। यूपीएससी में प्राय कई बार चारों जानने पे ही उत्तर मिलता है, परंतु यूपीपीसीएस में थोड़ा ये हिंट रहता है, थोड़ा तुलना में थोड़ा इजी होता है प्रश्न। तो यही 10वां प्रश्न था। चलते हैं आगे हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। जो 11वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पश्चिमी घाट स्थानांतरित खेती के विषय में है। तो स्थानांतरित खेती जो है, देखो जो कुमारी है ना, जैसे झूम तो उत्तर पूर्वी राज्य में है, ये फेमस है। कहा जा रहा है सही उत्तर चुनिए, सूची 1 को सुमेलित कीजिए, मेरे खुद से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि कहते हैं, ये तय है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मैच्ड है, यानी सी का 3 ही होगा। वैसे उत्तर तो एक ही से मिल गया, सी का 3 एक ही से है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो कुमारी है ना, ये पश्चिमी घाट खास करके जो तमिलनाडु आदि का इलाका है, वहाँ पर कुमारी, तमिलनाडु या केरला में, या इसके अलावा आप मंगलुरु के जो तटीय क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट वाले, वहाँ पर भी कुमारी ही कहते हैं। बस्तर के पठार पर भी कुछ सीमित क्षेत्र है जहाँ पे कुमारी कहते हैं,
लेकिन बस्तर के पठार पे प्रचलित नहीं है। पश्चिमी घाट के एक विस्तृत एरिया में कुमारी झूम कृषि की प्रक्रिया प्रचलित है। हालांकि अब लगभग ये बैन हो चुका है, बंद हो चुका है। ये पूर्वोत्तर भारत में अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, खासकर जैसे त्रिपुरा में, मिजोरम में। तो पश्चिमी घाट A का 4, दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये वालतेरे हो जाता है, B का 2, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और कुछ सीमित रूप से गुजरात का जो जनजातीय क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी जो अरावली के अंचल से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर कई जनजातियाँ हैं जो झूम कृषि करती थी। अब हालांकि वहाँ पे लगभग नहीं पाया जाता। वहाँ पर वालतरे या वेतरे कहा जाता है। वालतरे और वेतरे दोनों ही कहा जाता है, मतलब भाषाएं हैं। चूँकि वहाँ पे जो भाषा राजस्थानी बोली जाती है वो उसी में वालतरे या वेतरे। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे या वेतरे हो जाएगा। और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में डाहिया, डोंग और कुमारी, ये तीनों बता रहा हूँ आपको। डाहिया, डोंग, कुमारी, ये मध्य प्रदेश के बस्तर का पठार, इसका कुछ विस्तार छत्तीसगढ़ के बस्तर का पठार, इसका कुछ विस्तार सीमित रूप से पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में जो बालाघाट आदि का क्षेत्र है जिला, या वहीं पर जो डंडेरी है मध्य प्रदेश का जिला। तो उसके अलावा जो थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ पर हम इसको डाहिया बोलते हैं। डाहिया बेसिकली वहाँ के जनजाति जो है ना, डंडेरी जनजाति भी है या वहाँ पे जो गोंड जनजाति पाई जाती है, उनमें डाहिया एक प्रथा है, एक त्यौहार की तरह मनाते हैं डाहिया। तो उसी डाहिया के नाम पे उस में भी उसे कंसर्न होगा। तो इसमें A का हो जाएगा 4, B का हो जाएगा 2, C का हो जाएगा 3 और D का हो जाएगा 1। हालांकि इसमें एक चीज़ मैंने अच्छा देखा कि यदि आप C का 3 उत्तर पूर्वी भारत झूम, चूँकि झूम कृषि तो सबको पता है ना कि उत्तर पूर्वी भारत में होता है, नॉर्थ ईस्ट राज्य में होता है, तो C के 3 से ही आपका सारा का सारा उत्तर मिल जाएगा। अर्थात इसका उत्तर होगा 1। तो 2017 के प्रारंभिक परीक्षा का जो वीडियोस प्रश्न और उत्तर का देना था, आप तक पहुंचाना था, उसकी प्रक्रिया में तथ्य कैसे आप पिक करें, अवधारणा कैसे पिक करें, किस सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उन तक अपने पहुंच को कैसे बेहतर या कम प्रयास में स्मार्ट वर्क के साथ सुनिश्चित करें ताकि आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो सके, इसी का प्रयास टीम दृष्टि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहा है। इसमें एक्सपर्ट्स आप तक कुछ चीज़ें संप्रेषित करते हैं। तो ये पार्ट 1 या पार्ट A का वीडियो था। इसके बाद आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 या पार्ट B और पार्ट C का वीडियो मिलेगा, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो 2017 की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं 2017 अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के 2017 के दूसरे वीडियो अर्थात पार्ट 2 में और उसके पश्चात पार्ट 3 में। मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तब तक सुरक्षित रहिए। अपनी सुरक्षा का ध्यान इसलिए रखिए क्योंकि ओमिक्रॉन अर्थात जो 3rd वेव है कोविड-19 का वो आया ही हुआ है। सुरक्षा ही बचाव है। और सबसे बड़ी बात कि आपदा में अवसर को ढूंढिए। लॉक्ड होकर ही अच्छी पढ़ाई होती है, डाउन नहीं होना है, लॉक्ड होकर ही पढ़ाई होती है। पहले भी मैं कहता था, यानी बंद होइए, बढ़िया तैयारी कीजिए, गुणवत्ता के साथ, दक्षता के साथ। जहाँ आवश्यकता पड़ती है आप यूट्यूब के उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, उसका भी जवाब टीम दृष्टि उपयुक्त प्रकार से प्रस्तुत कराएगी आपको, या अगर आवश्यकता होगी तो उस पहले से हम वीडियो बना करके भी आपको देंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, गुणवत्तायुक्त हो सके और चयन में एक बड़ा आधार इस पूरे यूट्यूब चैनल का निर्मित हो सके। तो सुरक्षित रहिए, लॉक्ड होइए, बढ़िया से पढ़िए और सिलेक्टेड हो जाइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।